अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि ईरान ने इस स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। देखिए, खाड़ी देशों से तेल और गैस लेकर टैंकर्स इसी रास्ते भारत पहुंचते हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कुछ ऐसा ही वहां पर आसपास दृश्य होगा और ऐसे ही तेल के जो जहाज है टैंकर से बड़े बड़े कंटेनर्स लिए ऐसे गुजरते होंगे। तो कल तेल लेकर एक जहाज मुंबई भी पहुंचा था, अपने भारत मुंबई। जंग के बीच भारत पहुंचने वाला ये पहला जहाज है। ये देखिए, ये तस्वीर कल भी हमने आपको दिखाई थी जब ये जहाज भारत पहुंचा, मुंबई पहुंचा, और इसके बड़े मायने हैं क्योंकि तेल की जरूरत उसको पूरा करने के लिए। हॉर्मुज सबके लिए जरूरी है, खासकर भारत के लिए, और किस तरह से इसको लेकर संकट हो रहा है कुछ अपडेट आपके सामने। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत को बड़ी कामयाबी के संकेत मिल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसको लेकर भारत में ईरान के जो राजदूत हैं उनका बड़ा बयान भी सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले हॉर्मुज के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही नतीजे दिखेंगे। ईरानी राजदूत ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, हमारे साझा हित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोगों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। ईरान के राजदूत का बयान भारत के साथ पुराने रिश्तों का संकेत भी है, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा किया है। बीजेपी ने लिखा, भारत ने अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया है दुनिया में और भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ईरानी विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में है, वो बातचीत कर रहे हैं। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच अब तक 3 से 4 बार बातचीत हो चुकी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने और क्या कुछ कहा है, खुद उन्हीं की जुबानी उनको सुनिए। We have common interest. जी हाँ, क्योंकि भारत हमारा मित्र है। आप इसे 2-3 घंटे में देख लेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्रीय हित समान है। इस जंग की घड़ी में भारत ने हमारी मदद की, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। After the war, help us. अब इसका इंपैक्ट भारत में क्या है, भारत की राजनीति पर क्या है, यह भी तो आप सभी तक पहुंचाना जरूरी है। तो दिल्ली में कांग्रेस ने गैस को लेकर प्रदर्शन किया और चूल्हे पर रोटी बनाई। आइए दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन और उसकी तस्वीरें पहले ये देख लीजिए। चलिए, वैसे एक बात तो है कि अपने घरों में रोटी बनाए हुए इन लोगों को हो सकता है कि बहुत दिन हो गए हों, लेकिन प्रदर्शन के बहाने ही रोटी तो सेकी। देखिए, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है और उसी की तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। हिरासत में कांग्रेसी कार्यकर्ता उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये देखिए तस्वीर, और ये सिलेंडर महाराज जो हैं वो उनकी अर्थी निकल रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता सिलेंडर्स की अर्थी निकाल रहे हैं। ये देखिए, अब जरा कुछ आपके सामने हम डेटा रखने जा रहे हैं। अब ये समझिए कि भारत में कहां पर एलपीजी का कितना उपयोग होता है। ये 1 लाख के हिसाब से हमने डेटा आपके सामने रख रहे हैं, प्रति लाख अब जनसंख्या। अब ये नजर डालिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, यहां पर 25,000
उपयोग होता है सिलेंडर प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर, यह बात हो रही है। जम्मू कश्मीर 25,000। अब पंजाब आपको लिए चलते हैं। पंजाब में कितने? 31,000। जबकि ठीक थोड़ा नीचे आइए, राजस्थान में 22,000 सिलेंडर्स यूज होते हैं प्रति लाख की बात कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर दें, उत्तर प्रदेश में 20,000 ये संख्या है। जबकि बिहार में कितने हैं? बिहार की संख्या 18,000 है। जबकि गुजरात अगर आप जाएंगे तो गुजरात में 17,000 ये बैठेगा। मध्य प्रदेश में 20,000 बैठेगा एलपीजी सिलेंडर्स की संख्या। महाराष्ट्र में 25,000 सिलेंडर्स की संख्या होगी प्रति 1 लाख व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल 27,000 ये आंकड़े बैठते हैं। वहीं ओडिशा में 23,000, तेलंगाना में 33,000, आंध्र प्रदेश में 30,000, तमिलनाडु में 31,000, केरल में 27,000 और कर्नाटक में 28,000 सिलेंडर्स उपयोग में होते हैं प्रति लाख। तो ये भारत में कहां एलपीजी का कितना उपयोग है ये आपको हम बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये डेटा। अब आपको बता दें कि देखिए, जंग का चूंकि असर चल रहा है, तो जंग का असर ये है कि लोग पैनिक होकर गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन भी लगा रहे हैं। आप कहां की तस्वीर दिखाएं, देखिए, शुरू करिए। ये तस्वीर है भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, ये गैस के लाइन। अब ये देख रहे हैं आप नागपुर की तस्वीरें। देखिए, सरकार आश्वासन दे रही है कि हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक ना करें, लेकिन फिर भी लोग लाइन में लग रहे हैं। ये जम्मू की तस्वीर आपके सामने है गैस सिलेंडर के लिए, और ये संभाजी नगर की तस्वीर। देखिए, विपक्ष भी इस मुद्दे पर संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और लगातार आवाज उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। सुनिए। देखिए, युद्ध की वजह से, इस भीषण जंग की वजह से विपक्ष को भी तो मौका मिला है और वो भी घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब जरा कुछ और तस्वीर, क्योंकि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने भी हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने संसद के बाहर की। अरे मोदी घूमे चीन जापान, हिंदुस्तान, मोदी गवर्नमेंट जवाब दो, तो इस जंग का भारत पर, अपने देश भारत पर कितना असर पड़ा है ये भी जान लीजिए। देखिए, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से फूड इंडस्ट्री बेहाल है, ऐसा बताया जा रहा है। कई शहरों में रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन गैस की कमी से जूझ रहे हैं और स्विगी हैं, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर कम आ रहे हैं। अब ऑनलाइन ऑर्डर्स हर दिन 30 से घटकर सिर्फ 5 से 10 रह गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर फूड डिलीवरी ऑर्डर 50 से 60% कैंसिल भी हो रहे हैं। और क्योंकि रेस्टोरेंट में मेन्यू छोटा हो गया है तो यह रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ज्यादा गैस की खपत वाले फूड आइटम को मेन्यू से हटा दिया गया है। यह भी एक अपडेट है। गैस संकट की वजह से बड़ी कंपनियों की कैंटीन सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस ने कर्मचारियों को घर से खाना लाने की सलाह दे दी है। गैस की कमी का असर पर्यटन स्थलों पर भी साफ नजर आ रहा है। शिमला में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ढाबा संचालकों ने मेन्यू में कटौती कर दी है। लंबे समय में पकने वाले व्यंजन जैसे राजमा है, काबुली को बंद कर दिया गया है। ज्यादातर होटल्स कारोबारियों के पास एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। वो खाने के साथ की गई एडवांस बुकिंग खुद ही रद्द कर रहे हैं। और युद्ध का असर भारत के बोतलबंद पेयजल बाजार मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक बोतल्स निर्माण में पॉलीमर का इस्तेमाल होता है और जिसकी कीमत बढ़ी है क्योंकि इसे कच्चे तेल से तैयार किया जाता है। पॉलीमर के दाम बढ़ रहे हैं तो बोतलबंद पानी का जो लागत है उसकी वो भी बढ़ रही है। हो सकता है कि जल्द खुदरा बोतलबंद पेय पदार्थों की कीमत बढ़ जाए, हो सकता है। अभी गैस की कमी से बेंगलुरु के यालाहंका गैस पावर प्लांट का काम फिलहाल ठप है। कहा जा रहा है कि इसमें बेंगलुरु में बिजली कटौती का खतरा मंडरा सकता है। तो ये इंपैक्ट, ये जो सोर्सेस बता रहे हैं और जो दावे हैं सबके अपने अपने, उसके हिसाब से आपके सामने हमने डेटा रखा। लेकिन इस पर अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट, उनको सुनते हैं। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी जब घटना घटती है जियोपॉलिटिकल, तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। ज़्यादा असर उन पर होता है जो एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत का 87% टोटल क्रूड इंपोर्ट किया जाता है।
तो अगर लंबे वक्त तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर रही तो इसका अवश्य असर पड़ेगा। इसके अलावा रुपए पर भी दबाव आता है। रुपया 92 को क्रॉस कर गया है प्रति डॉलर हम देखें तो इस कारण से हमारे इंपोर्ट्स और भी ज़्यादा महंगे होने की उम्मीद है। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट्स होटल्स का काम कम हो गया है या कुछ बंद भी हो गए हैं। ये देखने की बात है कि करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस व्यवसाय में एम्प्लॉयड हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा भारत में फूड आउटलेट्स हैं, छोटी बड़ी मिला के। तो यहाँ पर ज़रूर फ़र्क दिखाई देगा। अगर बंद होते हैं तो उस हद तक बेरोज़गारी भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत को इस युद्ध का खामियाजा कुछ न कुछ आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी परेशानी की। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं जमाखोरी की बात और एक्शन की बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हापुड़ और हापुड़ में जमाखोरों पर कार्रवाई हो गई है। कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं जल्दी, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है वहां पर 55 सिलेंडर्स बरामद किए गए हैं। एक नेताजी हैं, उन्होंने स्टॉक करके रखा था। जमाखोरों पर शिकंजा, उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त, योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं, पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कोई भी अगर जमाखोरी करता पाया गया तो एक्शन होगा। ये 55 सिलेंडर यहां से जब्त हुए हैं पुलिस प्रशासन की निगरानी में, उनकी कार्रवाई में। देखिए जरा, यहाँ लोग एक एक सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, लंबी लाइन लगा रहे हैं रात से सुबह तक, लेकिन यहाँ 55 छुपा कर रखे गए थे। ये कालाबाजारी, ये स्टॉक, ये जमाखोरी। कर्नाटक के यादगीर में भी जमाखोरों से सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं। यादगीर कर्नाटक, वहां से तस्वीर जो आ रही है देखिए, यहां से 46 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं। देखिए, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए कई जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। सरकार के आदेश पर घरेलू गैस सिलेंडर्स का उत्पादन बढ़ाया गया है। आंकड़ों की माने तो पिछले 7 दिनों में एलपीजी उत्पादन 28% बढ़ा दिया गया है। बुकिंग नियम सख्त किए गए हैं जिससे जमाखोरी यानी स्टॉक कालाबाजारी रोकी जा सके। बुकिंग के बाद घरेलू सिलेंडर्स 3 दिन के अंदर डिलीवर किया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि गैस सिलेंडर का घरेलू स्टॉक ना घटे और इसी बीच कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। उपभोक्ता को 20% तक कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई की जा सकती है। इस पर ऑयल कंपनियों के डायरेक्टर और राज्य सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से चर्चा की है और हालात सुधारने को कहा है। सरकार की कोशिश यही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एलपीजी पर अफवाह फैलाने वालों को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग एलपीजी को लेकर डर पैदा कर रहे हैं। ये लोग ना केवल खुद को बेनकाब कर रहे हैं बल्कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार की नजर उन पर है जो जरूरत के सामान की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे सभी अनैतिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन होगा। और इस पर जमकर सियासत जो हो रही है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। कौन क्या कह रहा है, सुनिए। आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है अफवाहजीवी। जहां सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस। कांग्रेस पार्टी का कि जिस तरह से ये गैस का सिलेंडर और जिस तरह से लेकर, तो इससे पैनिक क्रिएट हो रहा। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं तो लोगों को लगेगा हाँ शायद कमी होगी तो लोग लाइन लगाएंगे, या लाइन लगा रहे हैं। ये जो लाइन लगा रहे हैं इनके ये जिम्मेदार हैं। आप जाकर बाहर देखिए, प्रधानमंत्री जी आप आइए, जो चुनाव प्रचार आपका जो चल रहा है उससे थोड़ा सा आप छुट्टी लीजिए और देखिए लोग नोटबंदी के बाद फिर एक बार आपने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, आप कोई पैनिक न करें, लेकिन जो विपक्ष अंदर सदन चलने नहीं दे रहा है, उन्हीं के किसी सांसद, किसी नेता के घर से, किसी के घर से 200 सिलेंडर मिल रहा है, किसी के घर से 500 सिलेंडर मिल रहा है।
ये लोग जानबूझ के क्राइसिस करने में लगे हुए हैं। नेता क्यों पैनिक फैलाएंगे? जो जनता सड़कों पर खड़े होकर के गैस की लाइनों में बेहोश हो रही है, आप जाकर के उसके सामने कहिए ना कि लोग पैनिक फैला रहे हैं। आप यहाँ टीवी चैनलों पे भले बोल दें, संसद में भले बोल दें कि पैनिक फैला रहे हैं लोग। आज भी एक पैनिक का वातावरण, माहौल बनाना चाहते हैं हमारे देश में। बहुत अफसोस की बात है। कई स्टेट से, हमारे क्षेत्र से शिकायतें आ रही हैं और ये समस्या है। सरकार इसको झुटलाना कितना भी चाहे, लेकिन ये असल में समस्या है। फूड इंडस्ट्री पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है। ये क्राइसिस इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह करे कि वो जंग खत्म हो और वो ताकतें जो इस्लाम को खत्म करना चाहती हैं, अल्लाह उनको खत्म करे। तो तमाम पॉलिटिशियंस को हमने आपको सुनवा दिया, हर एक पार्टी से लगभग कोशिश की, आपने सुना। सबके अपने अपने राग हैं, अपने अपने सुर हैं और अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी वाली कह रहे हैं, यानी सरकार से जो भी सत्तारूढ़ दल में है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, पैनिक फैलाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जाकर देखिए क्या हालात हैं और वो आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। लेकिन कई देशों में गैस और तेल की किल्लत हो रही है और ऐसे में जंग के बीच शांति दूत की डिमांड भी हो रही है। अब ये जरा तस्वीर देखिए आप। युद्ध को रुकवा सके इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को सबसे उपयुक्त मानते हैं। अब बताते हैं क्यों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। जान लीजिए जरा कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है और क्यों माना जा रहा है। ईरान युद्ध में ज्यादातर देश एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं। वहां भारत में तटस्थ और सदा हुआ रुख अपनाया है हमारे भारत ने। भारत के इसी फैसले की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जंग रुकवा सकता है, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से बेहद अच्छे रिश्ते हैं। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है। दोनों के बीच फोन पर जंग को लेकर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कूटनीति को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाना किसी के हित में नहीं है। ईरान ने भी बयान जारी करके भारत के रुख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत ईरान को अपना दोस्त मानता है। भारत ने जंग खत्म कराने की पूरी कोशिश की और कर रहा है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अफसर कर्नल डगलस मैकग्रेर ने कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए हमें एक पंच की जरूरत है, मतलब मुखिया, हेड। बेहतर होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम करें। भारत में यूएई के पूर्व दूत हुसैन हसन मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है, युद्ध खत्म करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने मीडिया से बड़ी बात कह दी। यूएस सैन्य अधिकारी ने ट्रंप को सलाह दी कि मोदी को फोन लगाओ। मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर भी कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है। तो दुनिया मान रही है। अब इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए, सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हम लोगों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें। अमेरिका के कर्नल डगलस भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहल करनी पड़ेगी। फिर यूएई की जो पुराने दूतावास एम्बेसडर रह चुके हैं, उनका भी कहना यही है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल एक ऐसे इंसान है जो वास्तव में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और मुझे साफ तौर पर नज़र आता है कि अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान को पूरे विश्व को मुसीबत से बचाने के लिए कुछ बड़ी पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर ईरान, इजराइल, अमेरिका, तमाम गल्फ कंट्रीज़ वो तो सफ़र कर रही हैं, लेकिन सारी दुनिया मेरे मुताबिक लूज़र है, इंक्लूडिंग इंडिया, ग्लोबल साउथ, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सारे के सारे इस लड़ाई में लूज़र के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो दुनिया क्या कह रही है आपको हमने सुनवाया। तमाम हमने एग्जाम्पल्स भी दिए, किस देश के किस नेता ने या किस सैन्य अधिकारी ने कहा, और हमारे भारत में भी इसको लेकर क्या कुछ कहा गया ये भी आपको हमने बताया। एक तरफ ईरान अब तक अकेला इजराइल, अमेरिका से लड़ रहा था, लेकिन अब रूस, चीन उसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे रूस ने समंदर में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन की नौसेना ने अभ्यास किया है। रूसी सेना का यह अभ्यास देखिए।
अब सवाल ऐसे में यह है, बड़ा प्रश्न कि क्या ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ेंगे रूस और चीन? समीकरण क्या कहते हैं? जी हां, सवाल यही हो रहा है कि पुतिन अब ट्रंप को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ेंगे रूस चीन। कैसे आखिर? रूस और चीन अब खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की चर्चा हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और रूस चीन में बहस हुई। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने जंग को सही ठहराने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान का साथ दिया और ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों पर चर्चा की मांग कर दी। हालांकि परिषद के मतदान में यह कोशिश सफल नहीं हुई। अमेरिका ने रूस और चीन पर ईरान का साथ देने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से यह अपील की कि ईरान के खिलाफ हथियारों का प्रतिबंध लागू किया जाए। अमेरिका ने कहा कि मिसाइल तकनीक पर रोक लगनी चाहिए, ईरान के मिसाइल तकनीक के ट्रांसफर और व्यापार पर रोक लगे, साथ ही ईरान के वित्तीय संसाधनों को फ्रीज करने की मांग की गई। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया। रूस ने कहा अमेरिका ईरान के कथित परमाणु प्रोग्राम पर बेवजह डर और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कहा परमाणु संकट के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। बातचीत और कूटनीति की जगह अमेरिका ने बल प्रयोग किया। अमेरिका की वजह से शांति वार्ता की कोशिशों को नुकसान हुआ। चीन ने ईरान को $2 लाख मदद देने का भी ऐलान किया है, यानी $1,66,00,000 कह लीजिए, इतने ईरानी जो रुपए हैं, और लोगों के लिए ये दिए जाएंगे, आम लोगों के लिए। ये पैसा जंग में मारे गए छात्रों के परिजनों की मदद के लिए है। वहीं अमेरिका अब भी जंग के मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान जल्द सरेंडर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल खत्म होने वाले हैं। उनके मुताबिक तो कह रहे हैं कि 90% ईरान की मिसाइलें हमने खत्म कर दी है। यूएनएससी में रूस, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने क्या कहा, सीधा सुनिए। decisively voted. यह सीधी बात है, ईरान पर हमले वाले प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को ईरान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लागू करना चाहिए। वाशिंगटन 2018 के रास्ते पर चल रहा है। वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कथित योजना को लेकर बेवजह डर और तनाव पैदा कर रहे हैं। समझौते से पीछे हटना और एक तरफा संकट को जन्म देना, ये सब अमेरिका की ही देन है। अमेरिका को अपने भरोसे की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका की हरकतें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। देखिए दोस्तों, का जुबानी समर्थन मिलने से ईरान बेहद उत्साहित है। तभी तो वो अब अमेरिका और इजराइल के शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में लगा है। ये दोनों देशों की ताकत मानी जाती है। एक तरफ अमेरिकी थाड और इजरायली आयरन डोम। लेकिन कुछ ईरानी मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम को भी मात दे रही हैं। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, जो कि इसका उदाहरण भी है। लेकिन जैसे ईरान मिसाइलें दागता है तो इजराइल में मोबाइल पर ऐसे अलर्ट आने लगते हैं, जो कि आपके सामने दिखा रहे हैं। इजराइल में अटैक का मोबाइल अलर्ट, ये देखिए। और अब इसके बाद लोग अपने घरों और बंकरों से भागने लगते हैं। जरा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमले के बाद इजराइल में भगदड़ जैसे हालात मच गए। ये देखिए जरा। ईरान सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन भी दाग रहा है, और वो दिन रात अपने ड्रोन जखीरे से हमले करता है। कैसे, ये तस्वीरें।
चलिए कुछ तस्वीरें आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। जो इजराइल में अटैक हो रहा है ईरान की तरफ से, खासकर उसकी राजधानी टारगेट पर हो रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल की राजधानी, वहां ईरान बमों की बारिश कर रहा है, बौछार कर रहा है। ये कह लीजिए तेल अवीव, ये तस्वीर देखिए। ईरान ने दाग दिए यहां पर दनादन कई सारे मिसाइल्स। और अब आपको दिखा रहे हैं एक ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने कितने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल आयरन डोम से लॉन्च कर दिए, एक के बाद एक। देखिए अब ये जान लीजिए कि आखिर कैसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, उसको ईरान भेद रहा है। नजर डालिए। इजराइल अमेरिका के पास सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम मौजूद है, दुनिया जानती है। इसके बाद भी ईरान की मिसाइलें लगातार तबाही मचा रही हैं। रिपोर्ट्स है कि ईरान मिसाइलों को क्लस्टर हथियारों से लैस कर रहा है। मकसद है इजराइल यूएस के आधुनिक एयर डिफेंस को भेदना। क्लस्टर बम ईरान की बड़ी मिसाइलों में से सब में लगे हैं और उनमें से ये खास है। दुनिया ने देखा था अभी थोड़े दिन पहले उदाहरण भी। इन मिसाइलों के सिरों में छोटे छोटे बम भरे होते हैं। मिसाइल ऊंचाई पर पहुंचकर इन छोटे बमों को छोड़ देते हैं और ये बम हवा में फैल जाते हैं और गिरकर तबाही मचाते हैं। क्लस्टर बम एक साथ। ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों में करीब 24 बम होते हैं, लेकिन खुर्रम शहर मिसाइल में 80 बम लगाए जा सकते हैं एक साथ। ये बम छोटे होते हैं, हर एक में करीब 5 किलो विस्फोटक मौजूद होता है। ये ग्रेनेड जैसा विस्फोट कर बड़े इलाके में तबाही मचा देते हैं। दावा है ऊंचाई से छूटकर ये करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा रहे हैं। इन्हें रोकना इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मिसाइल रोकने के बाद भी ये छोटे बम बड़े क्षेत्र में फैल जा रहे हैं और फिर घर, सड़क और पार्क सभी जगहों पर ये धमाके करते रहते हैं। यह युद्ध में नई रणनीति है जो डिफेंस सिस्टम को कमजोर करती है। एयर डिफेंस मिसाइलें रोक रहा है, लेकिन छोटे बम नहीं रोक पा रहा है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम छोटे बमों को रोक सकता है, लेकिन ये छोटे और तेजी से गिरते हैं, इसलिए सब नहीं रोक पा रहा है। ईरान की एक मिसाइल को रोकने में इजराइल का बहुत बड़ा खर्चा भी हो रहा है। हर ईरानी मिसाइल पर इजराइल को कई इंटरसेप्टर मारने पड़ रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल काफी महंगे हैं, जिससे इजराइल का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। यह सब कुछ युद्ध का जो समीकरण और उसकी गणित और अर्थशास्त्र। ईरान की सेना IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे सीधी चेतावनी दी है, यह भी सुनिए। हम पर हमला करने वालों को मैं सीधी चेतावनी दे रहा हूं। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स पर अगर अटैक होता है तो हम उस इलाके के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगा देंगे, जिससे यूएस और उसके साथियों को फायदा होता होगा। तो दोनों तरफ से चूंकि ये भीषण जंग है और भीषण होती भी चली जा रही है। लोगों को लग रहा था कि शायद अब कुछ दिनों में ये बंद हो जाएगा या आज या कल में, लेकिन अभी फिलहाल प्रतीत हो नहीं रहा है। अब जरा कुछ समझिए, कुछ आपको डिटेल्स हम देने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। उस तरफ उसने बेरूत यूनिवर्सिटी को अब टारगेट कर दिया है। ये देखिए जरा।